नमस्कार दोस्तों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है, हमारा राजस्थान नाइन्थ क्लास की, और इसमें हम ये दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको। इससे पहले जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी, आपको उसमें से एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि राजस्थान का वो पहला क्रांतिकारी कौन है जिसे अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी। तो आपको उस क्रांतिकारी का नाम बताना है जिसमें सबसे पहले फांसी दी गई थी राजस्थान में अंग्रेजों के द्वारा। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो यहां से आज पढ़ेंगे विजय सिंह पथिक से, और इसके साथ ही देखिएगा जो आरपीसी सेकंड ग्रेड का जीके वाला पेपर है, जो फर्स्ट पेपर है, उसका कोर्स ऐप पे अभी चल रहा है। और अभी उसमें कोई बहुत सारी क्लासें नहीं हुई है। एवरेज जो है वो लगभग 2 क्लास का एवरेज रहता है, रोज 2 क्लासें अपलोड होती है। तो लगभग 15-16 वीडियो अब तक अपलोड हुए होंगे उसमें, और बहुत आराम से चल रहा है कोर्स। तो कोई विद्यार्थी अगर आप में से लेना चाहे या आपका कोई जानकार है वो लेना चाहे तो बहुत अच्छा हो रहा है। जिन्होंने लिया है आप उनसे पहले पूछ लेना कि भाई कैसा है। तो निश्चित रूप से ये कहेंगे कि बहुत शानदार है, केवल शानदार ही नहीं बहुत शानदार है। और अभी भी प्राइस जो है वो हमने 1699 ही रखा है उसका, सभी विद्यार्थियों के लिए। और जो वो एक पहले रखा था कि कूपन कोड वाला, जिन्होंने वो 3-4 कोर्स कोई पहले ले रखे थे पहले हुई, तो वो सुविधा सिर्फ 6 अक्टूबर तक थी कि उनको कुछ उसमें और छूट थी इसमें। अब ये सबके लिए 1699 ही प्राइस रखा है, और 31 अक्टूबर तक तो यही रहेगा। 31 अक्टूबर के बाद में ये प्राइस जो है वो 3100 रुपये हो जाएगा कम से कम। क्योंकि मुझे अभी भी ये लग रहा है कि ये प्राइस बहुत ज्यादा कम है, इतनी भी कम मुझे नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन स्टूडेंट क्या है, दूसरी जगह से देखता है कि किसका कितना मिल रहा है। किसी का 500 रुपये में भी मिल रहा होगा, किसी का 200 रुपये में भी मिल रहा होगा, 1000 रुपये में भी मिल रहा होगा। तो 95% विद्यार्थी जो हैं वो कभी भी किसी चीज की गुणवत्ता नहीं देखते, वो केवल रेट देखते हैं, और रेट देख करके अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लेते हैं, जिसकी कीमत उनको पूरी जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। तो इस वजह से मुझे कम प्राइस रखनी पड़ी, ताकि विद्यार्थी इस तरह से ना करें कि वो इसको ले सके आराम से। वरना ये 1699 कुछ भी नहीं है इसमें। जो चीज मैं आपको 60 से 70% क्वेश्चन की शॉर्ट अगर दे रहा हूं, और पहले भी आए हैं जो पहले भी कोर्स किए हैं, तो केवल नोट्स और वीडियो लेक्चर को समझने से अगर आप इतना नंबर अचीव करते हो किसी एग्जाम में, तो इससे बड़ी चीज क्या होगी। तो आप में से कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको आवश्यकता नहीं है तो कोई बात नहीं। और 31 तारीख के बाद में फर्स्ट पेपर का प्राइस जो है वो 3100 हो जाएगा, या हो सकता है इससे भी ज्यादा रख दें। फिर कभी दोबारा अगर ऑफर में अगर ये निकालना होगा तो ऑफर में 1699 दोबारा नहीं रखेंगे कभी, फिर 1999 से कम कभी नहीं होगा। क्योंकि मुझे जिस तरह से मैं चीजें इसमें दे रहा हूं, प्रोवाइड करवा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा कम प्राइस मैंने रख दिया। लेकिन अब एक बार रख दिया तो इसको तुरंत अब आगे नहीं बढ़ाएंगे। एक बार 31 अक्टूबर तक तो है वो यही रहेगा। उसके बाद कभी अगर ऑफर में भी आता है तो वो 1999 ही रहेगा, इससे नीचे नहीं आएगा। लास्ट प्राइस यही रहेगी। कभी विशेष कोई होली दिवाली छूट पे कभी निकालेंगे या कोई और त्योहार पे, तो वही है। तो आगे हम पढ़ते हैं विजय सिंह पथिक बिजोलिया। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 में ग्राम गुठावाली, ये गुठावाली या गुडावाली वो यही गांव है, जिला बुलंदशहर यूपी में हुआ था, और इनकी कर्म भूमि थी राजस्थान। तो इनका नाम पूछा जाता है कि भूप सिंह किस क्रांतिकारी का प्रसिद्ध नाम था, तो विजय सिंह पथिक। मूल नाम तो भूप सिंह था, और विजय सिंह पथिक इन्होंने रखा था बाद में। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक, और संपूर्ण भारत में किसान आंदोलनों के जनक और चोटी के क्रांतिकारी थे, जिनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। और विजय सिंह पथिक का देखिए, अगर आप कोई चीज कोई व्यक्ति शुरुआत करता है तो वो केवल वहीं तक ही उसका लाभ नहीं होता है। अगर विजय सिंह पथिक की यहां एंट्री नहीं होती, आप जानते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन शुरुआत तो 1897 में ही हो चुका था, 1897 में। और विजय सिंह पथिक है ये 1916 में आकर के यहां विजय सिंह पथिक की एंट्री होगी। तो 15 साल, ये 15 3 लगभग 18-19 साल। तो 18-19 साल ये आंदोलन वो गति नहीं पकड़ पाया
जबकि जैसे और भी नेता तो इनके थे पहले भी, साधु सीताराम दास, फतेहकरण ब्रह्मदेव, कई थे। लेकिन नेतृत्व करना वो एक अलग चीज है। तो वो गुण किस में थे? विजय सिंह पथिक में। और यहां से जब इनको सफलता मिलनी शुरू होती है 1916 के बाद, तब आप देखते हैं कि राजस्थान में सब किसान जो हैं वो दुखी थे, परेशान थे, और हर जगह किसान आंदोलन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये केवल बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए सफलता का रास्ता खोला विजय सिंह पथिक ने, बल्कि पूरे राजस्थान के जो दूसरे किसान थे उनके लिए भी एक रास्ता बना दिया कि अगर प्रयास किया जाए तो आपको सफलता मिल सकती है। तो इनका संबंध मुख्य रूप से बिजोलिया किसान आंदोलन से था। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति और क्रांतिकारियों की भर्ती और प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। तो ये इनके बारे में कितना शॉर्ट के अंदर काफी कुछ चीजें दे दी। इनका मूल नाम क्या है, जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था, फिर ये वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। इसके अलावा बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध था। अजमेर में इन्होंने सशस्त्र क्रांति की क्रियान्वित ये जो कई चीजें निभाई, ये यहां अजमेर में निभाई। और कई समाचार पत्रों को जो है वो निकाला इन्होंने, जैसे राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, ये सब चीजें है। नेक्स्ट आते हैं अर्जुन लाल सेठी जी, 1880 से 1941, जयपुर। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि क्या थी? जयपुर। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलग जगाया। सेठी ने जयपुर में सन 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और उनके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए। तो ये पॉइंट आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कहां से संबंध था? जयपुर से। 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी। तो ये कई विद्यालय वगैरह, छात्रावास और पुस्तकालय चलाए जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण। तत्कालीन जयपुर के महाराजा स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, माधो सिंह द्वितीय ने। किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इसे यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा, अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। यह होता है जब कुछ करने की ललक होती है, कुछ सोचने की ललक होती है कि हाँ मुझे कुछ करना है, कुछ अलग हटके करना है, या अपने देश के लिए करना है या कुछ और करना है। तो ये अर्जुन लाल सेठी जी हैं। सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, माणिक चंद, मोतीचंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े हुए थे। सेठी जी हैं वो होर्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकोरी कार्रवाई से संबंधित थे। तो दरअसल ये जो विद्यालय थे, यहां इन विद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जाता था क्रांतिकारियों को कि बम कैसे बनाया जाता है, हथियार कैसे बनाने हैं, कैसे अपने देश को आजाद करवाना है। ये इन चीजों के प्रशिक्षण केंद्र थे। अब बाहर तो ऐसे बिल्कुल साफ साफ तो नहीं लिख सकते ना कि यहां क्रांतिकारियों को बम बनाना सिखाया जाता है, संपर्क करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ये विद्यालय थे जिनमें यहां प्रशिक्षण दिया जाता था। ये जैसे ये थे प्रताप सिंह बारठ, ये किसके बेटे थे? केसरी सिंह बारठ के बेटे। जोरावर सिंह बारठ, ये थे केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई यानी प्रताप सिंह के चाचा। और जोरावर सिंह बारठ का क्वेश्चन इसमें आया भी था एग्जाम में, रीट में अभी। अजमेर में रहते हुए इन्होंने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये पॉइंट जो है ये भी आप ध्यान में रखिएगा, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो। नेक्स्ट आते हैं केसरी सिंह बारठ, 1872 से 1941, शाहपुरा। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि और क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ की जन्मभूमि शाहपुरा और कर्म भूमि कोटा थी। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ था। ये देवपुरा ध्यान में रखिएगा। 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए
चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोटे लिखे, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। यह तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और काफी लोकप्रिय क्वेश्चन में आता है ये, कि जो मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह जी, तो उस समय 1903 में जो वॉइसराय था लॉर्ड कर्जन ने, इसने दिल्ली में अपना क्या बुलाया था, दरबार बुलाया था, और हिंदुस्तान के जितने भी राजा थे उन सबको आमंत्रित किया था कि आपको आना है। और केवल अगले की मर्जी नहीं होती थी कोई राजा की कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर नहीं आता था तो उसको कुछ ना कुछ सजा भी भुगतनी पड़ती थी। हो सकता है जो उसकी गद्दी है उसे उसको हटा दिया जाए, उसे जवाब मांगा जाता था कि बताओ भाई क्यों नहीं आया। तो जब इनको यह पता चला केसरी सिंह बारठ जी को कि फतेह सिंह जो ये मेवाड़ का इतना बड़ा इतिहास रहा है और ये कैसे उसके दरबार में जाकर के नीचे बैठेंगे कुर्सियों पे, भाई जो ये लॉर्ड कर्जन होगा ये तो ऊपर बैठेगा सबसे बड़ी चेयर पे, और यहां ये सब राजा बैठेंगे, तो कैसे एक अंग्रेज के सामने मेवाड़ का महाराणा है गर्दन झुका के यहां बैठा रहेगा। तब ये इन्होंने 13 दोहे टाइप ही समझ लीजिए, जिनमें कुछ इस तरह से था कि जैसे मान लीजिए कि आप अपना इतिहास याद करो, कैसे आपका क्या इतिहास था, कौन कौन से आपके शासक हुए हैं, क्या क्या उनकी वीरता थी। तो आज मेवाड़ का महाराणा कैसे उनके जाकर के सामने, अंग्रेजों के सामने जाकर के अपना जो ये झुकाएगा, सर झुकाएगा। तो इस तरह से जो महाराणा को इन्होंने मोटिवेट किया, तो महाराणा दिल्ली तो गए लेकिन दरबार में नहीं गए, वापस आ गए। तो ये चीज जो कहलाती है चेतावनी रा चुंगटिया। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारठ और अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। ये ध्यान रखिएगा, वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारठ के द्वारा 1910 में। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया और स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। तो सारा ही परिवार आ गया था इनका, ये खुद आ गए, इनका बेटा, इनका भाई, यहां तक कि जो इनके दामाद थे वो भी इनके साथ शामिल थे। श्री बारठ ने अपने सहोदर मतलब ये भाई जो है जोरावर सिंह पुत्र प्रताप सिंह और जामाता ईश्वरदान आसिया, ये ना जामाता मतलब दामाद है ये, तो ऐसा परिवार तो कोई नहीं होगा जो पूरा का पूरा परिवार और यहां तक कि जो दामाद है वो भी साथ में शामिल है इनके। तो ऐसे विरले ही उदाहरण मिलते हैं। को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीचंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इन सभी का नाम। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली। कुंवर प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा। 1893 ईस्वी में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। इनके पिता केसरी सिंह बारठ और चाचा जोरावर सिंह बारठ प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। जो क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गए। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया और 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी, मगर यह सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी मां तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तो प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी मां को रोने दो जिससे अन्य कोई ना रोए। एक इतनी कम उम्र का एक तरह से बच्चा ही है और एक कम उम्र के इतने बच्चे को इतनी अमानवीय यातनाएं दी गई और इसको यह बताई कि भाई बच्चा है, मां से तो लगाव होता ही है। तो बोलते तुम्हारी मां तुम्हारे लिए बहुत रोती है, अगर तुम अपने साथियों का नाम बता दो तो हम तुम्हें यहां से जाने देंगे।
तो प्रताप ने क्या जवाब दिया था कि मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बता दिया पता, तो उन सबको आप क्या करोगे? बंदी बनाओगे, गिरफ्तार करोगे, उनको फांसी दोगे, तो उनकी माएं रोएगी। तो मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता, मेरी मां को रोने दो जिससे अन्य कोई ना रोए। तो अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 में 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। हार कर क्लीवलैंड ने को यह कहना पड़ा कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। तो ये जो आजादी मिली है, ये बहुत मुश्किल से मिली है। कितने क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाकर के हिंदुस्तान को यह आजादी नसीब हुई है। बाल मुकुंद बिस्सा, जोधपुर। ये गलत टाइप हो गया होगा, जोधपुर पर, ये जोधपुर है। 1908 से 1942 इन्होंने नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना कर इनका प्रचार प्रसार किया। राजस्थान में जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। ये आपको याद रखनी है, ये लाइनें, पीलवा गांव, डीडवाना। 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमजोर हो गए और उन पर लू का भी प्रकोप हो गया। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका उसी दिन निधन हो गया। बिस्सा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते ही देखते अस्पताल और सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया था। तो ये उस समय की स्थिति है। तो इसमें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नागौर में चरखा संघ और खदर भंडार की स्थापना ने इनका प्रचार प्रसार किया, एक तो ये ध्यान में रखना है। और बाल मुकुंद बिस्सा जो है, इनको राजस्थान के जतिन दास कहा जाता है, क्योंकि जो जतिन दास थे, ओरिजिनल जो जतिन दास जिनका नाम था, उन्होंने भी ऐसे ही भूख हड़ताल की थी। तो वो तुलना करते हुए जो है ये बाल मुकुंद बिस्सा कहा जाता है। पूछा जाता है राजस्थान के जतिन दास किसको कहते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा को। और आजकल एक चीज का प्रचार क्या बड़ा प्रसार हो रहा है, फैल रहा है, डेंगू। बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सावधान रहिएगा। और डेंगू का मच्छर जो है वो ऊपर हवा में बहुत ज्यादा नहीं उड़ सकता, वो जमीन से थोड़ी ही दूरी पर ही ऊपर ही उड़ता है और दिखने में अलग ही दिख जाता है। तो आप पांव पर कुछ ना चीज जो है ऐसी जो पांव को ढक के रखिए, पांव पर कुछ पहन के रखिएगा कि वो इजीली आपके पांव को नहीं काट सके। क्योंकि डेंगू अगर एक बार हो गया तो मान के चलना 1-2 महीने आपके गए। ये कई बीमारियां ऐसी होती है, ये बड़ी खतरनाक होती है, ये वीक कर देती है पूरे शरीर को, ही एकदम वीक बना देगी, एकदम कमजोर बना देगी। तो पांव में पहन रखें, अपने आसपास जो है वो पानी इकट्ठा ना होने दें, गंदगी ना होने दें, साफ सफाई रखें। जैसलमेर में है सागरमल गोपा। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। इन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ शिक्षा का प्रचार प्रसार पर विशेष जोर दिया। इन्होंने आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तकें छपवाकर वितरित की, जिससे जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची और उनकी कटु आलोचना की गई। तो इसलिए इनको राज के कोप का भाजन बनना पड़ा। तो ये किताबें ध्यान में रखें, आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़कर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया। तो इनको आग लगा करके तेल छिड़क के जिंदा जला दिया गया था जेल में ही। और इस तरह से जो है वो इनका अंत होता है। तो बड़ा बुरा अंत हुआ एक कितने महान व्यक्तियों का। उसके बाद है नानाबाई खाट, जो कि रास्तापाल डूंगरपुर, ये गांव है रास्तापाल।
डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापना और रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। रास्तापाल के नानाभाई खाट ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। तो राजा वगैरह जो है वो उस वक्त कोई भी राजा ये नहीं चाहता था कि उसकी शिक्षा का प्रसार हो। शिक्षा का प्रसार होगा तो जनता क्या बनेगी? जागरूक बनेगी, और जागरूक बनेगी तो अपने अधिकारों को लेना चाहेगी, और जनता को कोई अधिकार देना नहीं चाहता। तो इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुप्रीटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1947 को दल बल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंच गए, और नानाभाई खाट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूं। नाना भाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में ही नानाभाई खाट की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों के प्रहारों और आघातों से वे इतने घायल हुए कि चिर निद्रा में सो गए। तो इस तरह से नानाभाई खाट की मृत्यु होती है। तो देखिए कैसा कैसा, और देखने वाले लोग उस समय भी रहे होंगे। अब उस वक्त तो मोबाइल थे नहीं, वरना उस टाइम भी लोग मोबाइल निकाल के क्या करते, सिर्फ वीडियो ही बनाते। तो कुछ क्रांतिकारी हिंदुस्तान में हमेशा वे हैं, उनको कोई साथ देने वाला मिला नहीं, और इसी तरह से लास्ट में वो अकेले शहीद हो गए। तो ये नानाभाई खाट रास्तापाल गांव, ये आप ध्यान में रखिएगा। और कौन से, कहां की बात है? डूंगरपुर की। सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 में हुआ था। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती और जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान और प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर उसे राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। तो कौन सा स्थान है और ये विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की? ये 2 पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। कप्तान दुर्गा प्रसाद नीम का थाना। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 में नीम का थाना हुआ था, नीम का थाना सीकर। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुन लाल सेठी की वर्धमान पाठशाला और इसके उपरांत सांबर और कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और 1930 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। 1930 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। तो ये दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया, और बाकी जो 1-2 पॉइंट है कहां के थे वो आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है जानकी देवी बजाज सिक्कर। तो महिलाओं के बारे में भी पढ़ना है आपको। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहां 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ था। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी जी का विवाह हुआ और इन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। जैसे उस टाइम होता था कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, और जेल जाना तो बहुत बड़ी बात होती थी कि भाई जेल चले गए। तो लेकिन उन परंपराओं को तोड़कर जैसे महिलाओं को बाहर नहीं भेजा जाता था, लेकिन यहां तो वो जड़ परंपराएं जो कंटिन्यू चली आ रही थी, कुछ परंपराएं, और आज भी हिंदुस्तान में देखिए वही परंपराएं, 90% परंपराएं आज भी एज इट इज है। तो लोग जो है वो उनको बदलना नहीं चाहते परंपराओं को, उनको लगता है कि हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है। तो वो अरे किस समय चली होगी, किन परिस्थितियों के कारण वो चली होगी, क्या आज उसकी आवश्यकता है या नहीं है, ये बिना सोचे बिना विचारे बिना बस उसको भेड़ चाल की तरह, कितनी परंपराएं ऐसी है जो सिर्फ क्यों चल रही है ये लोगों को भी नहीं पता कि क्यों चल रही है, बस वो चल रही है वो, क्योंकि पहले वाले भी करते थे। बजाज जी के देहांत के बाद इनको गौ सेवा संघ के अध्यक्ष बनाया गया। वे जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई थी। तो ये
महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है अंजना देवी चौधरी सीकर। तो इनका विवाह हुआ था रामनारायण चौधरी जी के साथ, और जानकी देवी बजाज है तो जमनालाल बजाज जी के साथ इनका विवाह हुआ था। तो अंजना देवी चौधरी जी का किसके साथ हुआ था? रामनारायण चौधरी। 1897 में सीकर जिले के श्री माधोपुर के एक मध्य वर्गीय अग्रवाल परिवार में इनका जन्म हुआ था, और विवाह 1911 में रामनारायण चौधरी जी से हुआ। पति की इच्छानुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। तो पति की इच्छा अनुसार, देखिए पति, एक महिला को जीवन में शादी से पहले महत्वपूर्ण रोल होता है उनके माता पिता का, कि वो एक लड़की की पढ़ाई पे कितना खर्च करते हैं, कैसी शिक्षा देते हैं, कितना उसको जीवन में क्या कुछ करने के लिए इतना तैयार करते हैं कि वो जीवन में कुछ भी कर सके। पहला रोल तो वो होता है। और एक दूसरी भूमिका आगे होती है, वो होती है शादी के बाद पति की। तो ये दोनों भूमिकाएं, जो शादी से पहले और शादी के बाद अगर महिला को जीवन में बेहतरीन मिले, या जैसे शादी के पहले नहीं मिला और शादी के बाद जो है एक पति सपोर्ट करने वाला होता है, तो महिलाओं का सहयोग बराबर लेना चाहिए घर में। महिलाएं बहुत आगे तक जा सकती है। वो तो कोई बात ही नहीं है ना कि किसी में बुद्धि कम है। कई बार अखबारों में देखता हूं कि महिला होकर के भी कई ये काम इन्होंने कर दिया। मैं उस हेडिंग के ही सख्त खिलाफ हूं। कितनी वाहियात हेडिंग है वो। मतलब आप एक तरफ उसमें यह कहना चाह रहे हो कि महिला में योग्यता नहीं होती होगी, इसलिए आप ये लिख रहे हो कि महिला होकर ये काम कर दिया। कितनी गलत लाइन है वो। कोई दिमाग की कमी थोड़ी है कि भगवान ने एक इंसान, एक महिला बनाया, एक पुरुष बनाया। इसके उलट ये मेरा ये मानना है कि महिलाओं में बुद्धि कहीं अधिक होती है पुरुष के बजाय। कहीं अधिक बुद्धि होती है, उसकी समझ बहुत जबरदस्त होती है महिला का। सिक्स सेंस जो होता है, हुमर जिसको आप कहते हो, एक समझ जिसको आप कहते हैं, तो वो एक पुरुष के कंपैरिजन में महिला में बहुत ज्यादा होती है। लेकिन वो डेवलप हो तो सही, क्योंकि उसको होना ही नहीं देते। शादी से पहले जो माता पिता है वो नहीं होने देते, शादी के बाद पति है वो भी अगर ऐसा ही मिल गया तो फिर वो अब वो कहां से वो चीजें आप उसको दबा के रखते रहो। शेर को भी आप जन्म से, जब शेर छोटा बच्चा होता है उस वक्त आप शेर को ले जाओ कहीं और उसका पालन पोषण ऐसे करो जैसे वो बकरी है। वो शेर बकरी की तरह ही उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी शेर की। तो योग्यता होना और उसको फिर आगे सही अवसर प्राप्त होना। आप ये देखते हैं कि बड़े बड़े जो मिनिस्टर होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ये नेता, इन सब के बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं। और ये लड़के लड़की में कोई भेद नहीं करते कि इनके बेटा है कि बेटी है। बेटी को ही बेटा, क्योंकि कोई भेद है ही नहीं इनके लिए। तो इनको पता है कि हमारा वंश आगे संभालने के लिए हमें हमारा वंश चाहिए, कोई बेटी हो बेटा हो क्या फर्क पड़ता है। ये चीजें तो आम जनता के लिए है, आम पब्लिक के लिए है। आप देखिएगा जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी, एक ही संतान थी उनकी। भारत के सबसे स्ट्रॉन्ग अगर प्रधानमंत्री में अगर मैं किसी को मानता हूं तो इंदिरा गांधी जी का नाम भी उसमें है। बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर के अंदर जिसको आप माने तो, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कभी भेद ही नहीं किया। पर जवाहरलाल नेहरू जी बैठे यूं ही अफसोस करते रहते, अरे मेरे तो बेटा नहीं है, मेरे तो बेटा नहीं है, ये तो अपने घर चली जाएगी। ये बातें केवल आम जनता तक ही है, और इसके ऊपर के लेवल पर इंसान को हमेशा पहुंचना चाहिए। लड़का लड़की में कोई भेद नहीं करना चाहिए कभी, बेटी हो बेटा हो। और जो पति होता है, पति को हमेशा अपनी पत्नी को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो पढ़ना चाहती है, कोई काम करना चाहती है, तो हमेशा उसको सपोर्ट करना चाहिए। सही काम के लिए तो हमेशा सपोर्ट करना ही चाहिए। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। 1921-24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता और समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया और उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। चाहे दलितोत्थान का कार्य रहा हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य, इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये वाला। रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। अभी ही कुछ टाइम पहले किसी एग्जाम में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन सा पेपर था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो अब ये यहां से क्वेश्चन उठ गया। ये इन किताबों को अगर आप पढ़ लो
तो आपकी इतनी चीजें 80-90% तो आपका हो ही जाएगा। तो ये चीजें। उसके बाद में है रतन शास्त्री, जयपुर। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 में खाचरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ व्यास जी के यहां हुआ था और इनका विवाह हुआ था हीरालाल शास्त्री जी के साथ। सन 1929 ईस्वी के ग्राम सेवा ग्रामोत्थान और जन सेवा के उद्देश्य में वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। रतन शास्त्री ने सन 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की। तो ये भी चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें तो अलग से टॉपिक मेंशन कर रखा है ये। तो ये वाला पॉइंट, हीरालाल शास्त्री जी से इनका विवाह होता है। ये ग्रामोत्थान वाला जो था, अब वनस्थली विद्यापीठ आप जानते ही आज महिलाओं की शिक्षा के लिए कितनी एक बेहतरीन स्थान है वनस्थली का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और बाकी आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे। जय हिंद, जय भारत।